गोरखा नेपाली भाषी इस देश की स्वतंत्र बना के हम यहाँ पर एक भारत के नागरिक के रूप में दूसरे भारत के नागरिक की तरह ही हम यहाँ पर आज इस देश की सेवा में हम जुटे हुए हैं। महीना में 2 महीना में एक बार कम से कम 1-2 हमारे गोरखा जवान लोग शहीद होकर देश के लिए शहीद होते हैं, वो आप लोग जानते हैं। तो स्वतंत्र संग्राम में जस्ट एनआईए का सिपाही बनकर अफसर बन के बहुत सेक्रीफाइस क्या हुआ इतिहास आज सारे लोग जानते हैं। और मैं मानता हूं और सभी जनता भी मानती है कि एनआईए का जितना बड़ा भूमिका देश आजादी के लिए था वो सभी लोग को मानना ही पड़ेगा। उसमें गोरखाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा और जनसंख्या के आधार में अगर कहें तो सबसे ज्यादा गोरखाओं का योगदान रहा। तो इस तरह से देश को आजाद बना के देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान करके हमारे भारत में रहने वाले गोरखा जाति भारत का नागरिक है और देश निर्माण में तब से आज तक गोरखाओं ने बलिदान किया। लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे योगदान को बड़ा नजरअंदाज किया गया है और कम आंका गया है। इसलिए ये आज की वस्तु स्थिति है गोरखाओं का और गोरखा आज भी इस वस्तु स्थिति से जूझ रहे हैं। आज हमारा अस्तित्व के ऊपर अंगुली उठाते हैं और हमें प्रश्न पूछते हैं कि आप कहाँ का आए, कहाँ रहते हो, कब आए हो, ऐसे ऐसे जब प्रश्न हमारे आगे कोई भी पूछते हैं उस टाइम में हमारा स्थिति कैसा रहता है। मैं 25 साल सिक्किम का मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री का मैंने नौकरी नहीं किया है वहां पर, मैंने सेवा की है और बहुत साफ सुथरी हुई सरकार मैंने चलाई और ये सभी लोग जानते हैं और भारत के सभी लोग मानते हैं कि सिक्किम देश का एक उदाहरणीय राज्य था, बना था। तो ये सब हम कर दिखा कि गोरखा सिर्फ रोजमर्रा के लिए काम नहीं करते हैं, फौजी ही नहीं है लेकिन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकता है। तो इस तरह का एक उदाहरण सिक्किम ने प्रस्तुत की जो सिर्फ देशवासी नहीं विश्व के लोग भी इसको मानते। लेकिन इतना करते हुए भी आज के दिन में हमें कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वर्तमान सरकार ने भी और पहले की सरकारें ने भी गोरखाओं के लिए जितना मान्यता रिकॉग्निशन जो भी दी थी वो आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका गोरखाओं को फायदा नहीं मिली। जैसा पहले ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली नेपाली प्रसारण न्यूज करते थे, उसको बंद किया गया है। अगर ये इस तरह से पहले से चल रहे हुए अगर प्रसारण बंद करना तो नेपाली जातियों के अस्तित्व पर तमाचा मारना जैसा ही है और गोरखाओं का आवाज को बंद करना जैसा है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी फिर शुरू करना चाहिए, ऐसा मैं एक जिम्मेदार गोरखा जनता की ओर से और मैं एक भारत के एक सीनियर लीडर की तरफ से मैं ये आवाज गोरखा के पक्ष में उठाता हूं। उसी तरह से एट शेड्यूल में नेपाली भाषा को भी मान्यता मिली हुई है, सब जानते हैं। लेकिन आज तक यूपीएससी के एग्जाम में और दूसरी एग्जाम में परीक्षाएं में आज तक नेपाली भाषा को सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया है और ये भी एक बहुत बड़ा नेपाली
भाषियों को, गोरखा जातियों के लिए एक अन्याय हो रहा है। आज तक नेपाली पेपर्स में एग्जाम अभी तक नहीं के बराबर है। दूसरी ओबीसी, भारत के संविधान ने अदर बैकवर्ड क्लास की मान्यता दिया हुआ आज कम से कम 40 साल से भी ज्यादा हो चुका है। और नेपाली भाषी गोरखा भी ओबीसी में मान्यता मिली हुई है, लेकिन सिक्किम में ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। सिक्किम का ही गोरखा नेपालियों को, भुटिया लेप्चा को, जिस वहां रहने वाले को ही इसका फायदा अभी मिल रहा है। लेकिन दूसरे प्रदेश में ओबीसी में मान्यता मिले तो है, लेकिन इसका फायदा नहीं मिल रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में गया था, वहां पर भी ओबीसी का मान्यता तो मिला है, लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी और भारत के सभी प्रदेश में आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और मुझे पता नहीं पश्चिम बंगाल में, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ओबीसी का फायदा हमारे गोरखाओं को मिला या नहीं मिला, ये तो आप लोग जानते हैं। और अभी भी भारत सरकार ने 2022 साल में 2022 में अभी ये 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मान्यता भारत सरकार ने दी है। और इसका अधिकार गोरखाओं को भी है, गोरखाओं को भी इसका अधिकार है, समान अधिकार है। और मैं आह्वान करना चाहूंगा कि सभी गोरखा लोग इसका भी फायदा उठाए। 10% रिजर्वेशन है। हमने सिक्किम में आज से 23 साल पहले ही मैंने बीपीएल रिजर्वेशन 12% का व्यवस्था किया था। उससे सिक्किम के जितना भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को फायदा किस पॉलिसी मिल रहा है। और भारत सरकार को मैं, केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा एक नागरिक के हैसियत से, कि भारत सरकार ने सभी राज्यों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अधिकार अभी ट्रांसफर किया है। तो राज्य सरकार जिसको भी चाहे उसको बैकवर्ड क्लास में मान्यता दे सकती हैं। और इसलिए हमारे देश के गोरखाओं से अपील मैं करता हूं कि वो लोग इससे फायदा उठाए, और जिस समुदाय और जाति पिछड़े वर्ग में मान्यता नहीं मिली हुई है उसको मान्यता देने का पूरा अधिकार राज्य सरकार का है। तो इससे भी हम हमारे गोरखाओं को फायदा मिलेगी। अनि म अर्को तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि भारत स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष नागिसकेको छ, तर आजसम्म भारतमा हाम्रो नेपाली भाषी गोरखाहरूबाट एकजनाले पनि केन्द्र सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा स्थान पाएको छैन। र आज हाम्रो नेपाली भाषी एमपीहरू हाम्रो यही क्षेत्रीय स्तरमा दार्जिलिङमा राजु विष्ट हुनुहुन्छ दार्जिलिङ समष्टिबाट, अनि सिक्किमबाट पनि एमपीहरू हुनुहुन्छ, सिनियर एमपी हिचे लाचुङपा हुनुहुन्छ। र उहाँहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्न जहिले चाहे भने पनि भारत सरकारले गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म 75 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म नेपाली भाषीलाई केन्द्र सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिएको छैन। यो हाम्रो नेपाली भाषी नेताहरूको अथवा नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु हो र यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अर्को
आजसम्म हाम्रो सुप्रिम कोर्टमा एकजना पनि जज बन्न सकेको छैन। 75 वर्षको यो लामो स्वाधीन भारतमा अहिलेसम्म एकजना पनि सुप्रिम कोर्टमा जज बन्न सकेको छैन। उसै गरी आजसम्म हाम्रो कुनै पनि एम्बेसेडरहरू बन्न सकेको छैन, राज्यपाल बन्न सकेको छैन। र हामीले 1975 सालमा सिक्किम भारतमा गएको त्यति बेलाको भारतमा सिक्किमलाई सामेल गर्ने नेताहरू आज पनि सिक्किममा जीवित छ। उहाँहरू जस्तोहरूलाई गभर्नर अथवा एम्बेसेडरमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हो। जस्तै एउटा म नाम लिन चाहन्छु, श्री नरबहादुर भण्डारी, माफ गर्नुहोला, श्री नरबहादुर खतिवडा। श्री नरबहादुर भण्डारी जो भूतपूर्व मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अर्को श्री नरबहादुर खतिवडा हुनुहुन्छ, अर्को श्री रामचन्द्र पौड्याल हुनुहुन्छ। त्यति भारतमा सिक्किमलाई सामेल गर्दा उहाँहरूले सबभन्दा ठुलो भूमिका निभाउनु भएको थियो। त्यसै गरी आज हाम्रो भाइस चान्सेलरहरूमा काम गरेर उहाँहरू अहिले बस्नु भएको छ। उहाँहरू सर्वश्री टीबी सुब्बा, अर्को श्री अथवा प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा, अनि उसै गरी अरू पनि त्रिलोक कुमार देवान पहिला चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी प्रोफेसर घनश्याम नेपाल, प्रोफेसर मोहन पी दाल, त्यसरी नै डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री जस्ता विद्वानहरू आज हाम्रो समाजमा छन्। र उहाँहरू जस्तालाई एम्बेसडर बनाउन सक्यो भनेदेखि, राज्यपाल बनाउन सक्यो भने, अथवा कुनै पनि कन्स्टिट्युसनल पोस्टहरूमा उहाँलाई नियुक्ति गर्न सक्यो भनेदेखि यो गोर्खा जातिलाई, नेपाली जातिलाई, सिक्किमे जातिलाई यहाँ हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी म यहाँ यी कुराहरूलाई राख्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा, हामीले 25 वर्ष सिक्किममा सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले रिजनल स्टेबिलिटी हामीले दिएको छ र पिस र प्रोस्पेरिटी हामीले सिक्किममा दिएको छ। र रिजनल प्रोस्पेरिटी, पिस र स्टेबिलिटी चाहिँ हामीले सिक्किमलाई मात दिएर देशको लागि ठुलो हामीले योगदान दिएका छौँ। सिक्किम एउटा सेन्सिटिभ बोर्डर स्टेट हो, चारपट्टिबाट घेरिएको छ। सिक्किम संवेदनशील राज्य है, चारों तरफ सीमाओं से घेरी हुई राज्य है। एक तरफ नेपाल है, भूटान है और चाइना है और बांग्लादेश भी है। तब भी 25 साल तक हमने जब वहां पर सरकारें चलाई, तब उस टाइम सिक्किम सबसे शांत सुथरा हुआ राज्य था और बहुत ही द्रुत गति में विकास वहां पर हुई थी। इस तरह से हमने बहुत बड़ा योगदान भारत सरकार को दिया। आप लोग जानते हैं डोकलाम जैसा वहां पर समस्या है, आप लोग जानते हैं। तब भी हमने सरकार जब चले नेपाल देखिए, उस टाइम आज में वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। जब हम सरकारें वहां चलाते थे तो उस टाइम पे नेपाल में माओवादी समस्या बहुत बड़ा समस्या वहां पर था। नेपाल अनरेस्ट था और दार्जिलिंग में भी अनरेस्ट था और उत्तर पूर्वीय परिषद के जितना राज्य हैं वहां पर तो हमेशा ही कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड फोर्स का समस्या है। लेकिन सिक्किम में जब तक हम लोग वहां पर थे, 25 साल तक हम सरकार में थे, तो सिक्किम सबसे पीसफुल स्टेट, सबसे शांत राज्य था। वहां पर किसी प्रकार की प्रभाव में सिक्किम कभी नहीं पड़ा, उसको बचा के रखा। नॉर्थ ईस्ट का अंडरग्राउंड फोर्स से भी बचा के रखा। नेपाल के जो राजनीतिक अनरेस्ट था, समस्या था, उससे भी बचा के रखा। और दार्जिलिंग में जिस तरह का समस्या उस टाइम में था, उससे भी सिक्किम को बचा के हमने रखा। तो इस तरह से एक पीस और सिक्योरिटी कितना जरूरी है। और पीस और सिक्योरिटी सिक्किम में जब लोगों को मिला तो सिक्किम में उस टाइम में भी बहुत द्रुत गति से विकास हुई। तो एक उदाहरण है। तो इस तरह से सिक्किम से बहुत एग्जाम्पल अथवा उदाहरण हम दे सकते हैं और लोग ले सकते हैं। तो इस तरह योगदान। उसी तरह से जियो पॉलिटिक्स
स्टेबिलिटी हिमालयन रेंजेस में, ये पहाड़ी राज्यों में होना बहुत जरूरी है। जैसे उधर नेपाल है, भूटान है, उधर चाइना है। तो इस जियोपोलिटिक्स स्टेबिलिटी के लिए सिक्किम राज्य के लोग और दार्जिलिंग के लोग, भारत के गोरखा नेपाली भाषी लोग बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है ये हिमालयन रेंजेस में हम लोग रहते हैं, कितना सेंसिटिव है ये हिमालयन रेंजेस, चाइना बॉर्डर है, तो उसको हमेशा स्टेबल रखना चाहिए। उसके लिए हम गोर्खा लोग, हामी गोर्खालीहरू, हामी नेपालीहरू, हामी सिक्किमेहरू बहुत ठुलो योगदान दिन सक्छौँ। तर भारत सरकारले हाम्रो क्षमतालाई आजसम्म अलिक कम आँकेको छ अनि हामीलाई नजरअन्दाज गरेको छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि यो खाली हाम्रो लागि मात्रै होइन, तर देशको लागि पनि, राष्ट्रको लागि ठुलो नोक्सानको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को हामी यो चिकन नेकमा छौँ अथवा यो एउटा बोर्डर एउटा करिडोरमा हामी छौँ। यो त्यस कारणले अब यो क्षेत्र तपाईँ हामीले सुरक्षा गर्ने क्षेत्र हो यो, र गोर्खाले सुरक्षा दिनुपर्ने क्षेत्र हो। यो सेन्सिटिभ एउटा चिकन नेक छ, कोरिडोर छ, अनि त्यसको रक्षकको रूपमा आज सिक्किमले पनि, दार्जिलिङको गोर्खाहरूले पनि, अनि सिलगढीको यहाँको सिलगढीका जनताले जुन प्रकारले योगदान दिनुभएको छ, र यो सबै सेन्सिटिभ एरियामा आज हामी यहाँ बसेका छौँ। त्यसकारण देशको लागि यो क्षेत्रको सुरक्षा गर्नु, देशको लागि, देशको हितमा यहाँ शान्ति सुरक्षा हुनु, विकास हुनु, जातीय एकता र सद्भावना हुनु बहुतै जरुरी छ, र त्यतापट्टि पनि हामीले जानुपर्छ। र यसरी तपाईहरुसँग मैले कुराहरू गर्नुपर्ने थियो, जुन कुरा गरेँ, र तपाईहरुलाई म आखिरमा मैले ब्रिफमा यति नै भन्न चाहन्छु कि अरू कुरा चाहिँ हामी गोर्खा नेपालीहरूलाई मेरो एउटा सन्देश छ। म भर्खरै ह्यारिसबर्ग युएसए बाट फर्केर आएको हो। म 1 महिना जति त्यहाँ बसेको थिएँ र मलाई त्यहाँ निम्ताएर म गएको थिएँ, र म त्यहाँ गएर लामो अत्याचार गरेँ। नेपाली डायस्पोरामा म 2 दिन एटेन्ड गरेको थिएँ त्यहाँ, र त्यति बेला मैले भनेको थिएँ आज नेपाली जाति, नेपाली भाषी, नेपालको नेपाली जाति, हामी भारत र विश्वमा बस्ने हामी नेपाली भाषी, हामी जति पनि छौँ, हामी भाषा र सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ हामी एक हुनुपर्ने समय आएको छ भन्ने मैले त्यहाँ निवेदन गरेको थिएँ। र त्यसै किनभने आज हाम्रो संस्कृतिहरू माछेर जाँदैछ, हामीले भाषा बोल्न छोड्दैछौँ, हामी गोर्खा भएर, हामी नेपाली भाषी भएर हामीले एक अर्कालाई नचिने भएका छौँ, र त्यो चाहिँ एउटा बहुतै चिन्ताको विषय छ। त्यस कारणले आज हामी गोर्खाहरूले हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्नेछ। भाषा र सांस्कृतिक रूपमा गोर्खाहरू विश्वमा नै जोडेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। अनि हाम्रो देश भारतमा चाहिँ हामी नेपाली भाषी, भुटिया लेप्चा नेपाली, हामी जति पनि यो देशमा छौँ, हामी सबै राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एक भएर हामीले हाम्रो आवाजहरू उठाउनु पर्ने बहुतै जरुरी छ। तर हामीले आज आफ्नो क्षेत्रीय कारणले गर्दाखेरि, क्षेत्रीय राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो आवाजहरू चाहिँ केन्द्र सरकारमा चाहिँ एकदम विभाजित आवाजहरू गइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो समयको माग छ कि हामी सबै विभिन्न पोलिटिकल पार्टीबाट पनि हामी छौँ, विभिन्न जात जातिबाट पनि हामी छौँ, विभिन्न धर्मावलम्बीबाट पनि छौँ, हामी विभिन्न पेसाहरूमा हामी संलग्न छौँ, त्यो हाम्रो छौँ। तर जब राष्ट्रिय स्तरको मुद्दाहरू आउँछ, नेपाली जातिको मुद्दा आउँछ, नेपाली भाषीको मुद्दा आउँछ, त्यति बेला हामी सबै एक भएर केन्द्र सरकारमा हामीले हाम्रो
आवाजहरू त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ अथवा संयुक्त रूपमा हामी सबै मिलेर हाम्रो जातिको हितमा लड्नुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। जसरी कमिला र माउरीले आफ्नो सुरक्षाको लागि मिलेर लड्छन्, त्यसरी नै हामी गोर्खा नेपाली भाषी भारतीय जातिले पनि हामीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि, आफ्नो हक र अधिकारको लागि मिलेर लड्नुपर्ने समय आएको छ, त्यो म आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो क्षेत्रीय समस्याहरू छ। आफ्नो हामी भारतको सबै राज्यहरूमा हामी बसोबासो गर्छौँ। आफ्नो राज्यको क्षेत्रीय समस्याहरू छ, क्षेत्रीय पोलिटिक्स छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि क्षेत्रीय राजनीतिमा, कुनै पनि क्षेत्रीय समस्याहरूमा चाहिँ हामीले इन्टरफेरेन्स गर्नु अथवा त्यहाँ हामीले चाहिँ अतिक्रमण गर्नु चाहिँ राम्रो होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै हामीले अतिक्रमण गर्यौँ भनेदेखि अरू क्षेत्रीय राजनीतिहरूमा, क्षेत्रीय समस्याहरूमा त्यसो गर्यौँ भनेदेखि त हाम्रो जातीय सद्भावना बिग्रेर जान्छ र हाम्रो नेपाली भाषी, नेपाली जाति कमजोर भएर जान्छ। त्यसैले यो पनि एउटा सुझबुझ नेपाली जातिमा हुनुपर्ने बहुतै मैले जरुर देखेँ। नेपाली भाषीमा यो सुझबुझ हुनु बहुतै जरुरी देखेँ। मैले पनि 25 वर्ष मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्दाखेरि मैले कुनै पनि भारतको प्रदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली जातिले गर्दै उसको नेपाली जातिहरूमा राजनीतिक मैले अतिक्रमण कहिले गरिनँ। उहाँले जुनै पार्टीमा थिए, जुनै उहाँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारले, आफ्नो विश्वास अनुसारले आफ्नो मुद्दाहरू उठाउँथे, मैले कहिले पनि उहाँहरूलाई इन्टरफेयर गरिनँ, कहिले पनि त्यो मुद्दामाथि मैले अतिक्रमण गरिनँ अनि मेरो विचारहरू कहिले पनि लादिनँ। तर हमेसा मैले जातिको हितमा, जातिको उत्थानमा र हामी सबै नेपाली भाषीहरू यो देशमा मिलेर देशको लागि योगदान दिने कुरामा, देशको नवनिर्माणको क्षेत्रमा योगदान दिने कुरामा, देशको सुरक्षाको क्षेत्रमा योगदान दिने कुरामा, देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अझै मजबुत बनाउने क्षेत्रमा हामी सबै गोर्खा नेपाली भाषीहरूले योगदान दिने क्षेत्रमा मात्रै मैले जहिले पनि उत्प्रेरित गर्ने कोसिस गरेँ, जहिले पनि उहाँलाई उत्साहित गर्ने मैले कोसिस गरेँ र कहिले पनि क्षेत्रीय पोलिटिक्समा मैले इन्टरफेरेन्स गरिनँ। र त्यसरी हामीले सबैले काम गर्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि देशले पनि फाइदा पाउनेछ, देशलाई पनि ठुलो योगदान दिन सक्नेछौँ। साथसाथै नेपाली जातिले, भाषीले आफ्नो अस्तित्वको लागि पनि हामी मिलेर लड्न सक्नेछौँ। धन्यवाद। चार्लिंग साहब जी सर, आप बता रहे थे कि गोरखा का आइडेंटिटी का ऊपर सवाल है पूरे देश में ही। उत्तराखंड में भी आप गए और बोले कि ओबीसी वहाँ पर तो लागू तो हो गया है मगर उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जब बात आती है बंगाल की तो उसमें गोरखा कितना सेफ है और आइडेंटिटी का ऊपर क्या सवाल है, आपको क्या लगता है? नहीं, गोरखाओं का ओबीसी तो मिला है ना, मान्यता मिला है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ना, उसका फायदा नहीं मिला है। जैसे आपको एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। जैसा बिहार में गोरखा बहुत लोग हैं वहां पर, लेकिन उन लोग को ओबीसी नहीं मिला है, मान्यता ही नहीं मिला है। लेकिन निश्चित प्रदेश में मान्यता मिला है, लेकिन वहां पर फायदा नहीं मिला है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वो चीज सबसे बड़ा समस्या है। और यही बंगाल में क्या स्थिति है गोरखाओं की? गोरखाओं के बारे में बंगाल में मुझसे ज्यादा आप लोग को पता है, मुझसे ज्यादा गोरखाओं को पता है। मुझे बंगाल के गोरखाओं ने कुछ नहीं आज तक तो पता है क्या है, लेकिन मेरे विचार में शायद सभी गोरखाओं को ओबीसी तो मिला हुआ है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं, वो उसका फायदा नहीं मिला है, ऐसा लगता है मुझे। आपने जो बोला ओबीसी और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में कोई नेपाली रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस तरह का, तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या आप लोग जस्टिस नहीं मिल रहा है आप लोगों को, नेपाली कम्युनिटी को?
नहीं, नेपाली कम्युनिटीको तो ये सरकार है ना अभी बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में, वही नहीं है। 75 सालों में स्वतंत्र भारत में जितना सरकारें बनी, वो सरकारें ने एक भी गोरखा, एक भी नेपाली भाषी मंत्री नहीं बनाए, डेप्यूटी मिनिस्टर भी नहीं बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये आप ही बताइए, ये न्याय है या अन्याय है? नहीं, वो तो आपने जो सवाल किया तो सही है। ये आप जो बोल रहे हैं, इसी तरह बात गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भी कभी बोलते थे क्या? कोई रिलेशन है? नहीं, मैं तो खुद अकेला हूँ, मेरा रिलेशन तो किसी से नहीं, अकेला आया हूँ यहाँ पर। और मेरा पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, और ये मेरा जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मेरा इनर कालिंग है। ये इनर कालिंग being a गोरखा, नेपाली और सिक्किमी, डाक्टर साहब, तपाईँले भन्नुभयो क्षेत्रीय समस्या र राजनीतिमा इन्टरफेयर अतिक्रमण गर्नु राम्रो छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। तर जब तपाईँ सिलगढी आउनु भएको छ सिक्किम छोडेर, सिलगढीमा चाहिँ बसिरहेको छौँ, दार्जिलिङको गोर्खाहरूले, प्यान इन्डिया गोर्खाहरूले आफ्नो अलग्गै बासभूमिको कुरा गरिरहेको छ, धेरै एक्सर्साइज पनि गरिरहेको छ। विगतमा तपाईँको सरकारले यो आन्दोलनलाई सपोर्ट गरेको पनि हो, र आजको दिनमा गोर्खाहरूको आन्दोलन धेरै विक भएको छ इन्डियामा। सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड अथवा कुनै पनि स्टेटको मागको लागि यो लिएर तपाईँको अवधारणा के छ? अनि 10 र 11 दिल्लीमा एउटा गोर्खाल्यान्ड लिएर नै सेमिनार भइरहेको छ, त्यसमा तपाईँ एटेन्ड गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? पहिलो कुरा, मलाई अहिलेसम्म यो सम्मेलन बारेमा केही थाहा छैन, कसले गर्दैछ, कहाँ गर्दैछ थाहा छैन। त्यसो भएपछि एटेन्ड गर्ने कुरा आयो। अर्को कुरा छ, अब गोर्खाहरूले आफ्नो मागहरू राख्न पाउँछन्, किनभने गोर्खाहरू भारतका नागरिक हुन्। भारतको नागरिक भएपछि सबले समान अधिकार छ कि आफ्नो हकको लागि आफ्नो मागहरू माग्ने, र संविधानभित्र आफ्नो मागहरू राख्ने संविधानले सबैलाई अधिकार दिएको छ। तर आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि गोर्खाहरू अथवा दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने जति पनि त्यहाँका जनताहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस गभर्मेन्टले दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूलाई पहिला नै हिल ट्राइब्स भनेर मान्यता दिएका थिए। अनि त्यसपछि जब भारत स्वतन्त्र भयो, त्यसपछि फेरि गोर्खाहरूलाई केन्द्र सरकारले, बङ्गाल सरकारले जनजाति अथवा ट्राइबल बनाउने कुराहरू पनि उहाँहरूले सोचेका थिए। तर त्यस समयमा चाहिँ रणधीर सुब्बाले भनेका थिए कि हमारा अभी जुमान है कि जितना लेफ्ट आउट कम्युनिटी है सभी को ट्राइबल को मान्यता मिलना चाहिए, लेकिन उसके जवाब में केंद्र सरकार का प्रतिक्रिया है कि अगर इन लोग का ट्राइबल को मान्यता देने से भारत में इमिग्रेंट बढ़ेगी। तो ये इसी से स्पष्ट होता है कि गोरखाओं के ऊपर कैसा दृष्टिकोण है। सो केंद्र क्या आप लोगों को नेग्लेक्ट कर रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमारे लोग ही जानते हैं अब क्या हालत, कैसा हालत में हम लोग। आपका क्या विचार है सर? आप किस नजर से देखते हैं? अझै तपाईँले सोध्यो भने 2019 को इलेक्सन मेनिफेस्टोमा 11 जनजाति दिने त इलेक्सन मेनिफेस्टोमै थियो नि त बिजेपीको। 2024 साउनमा आइसक्यो र अझसम्म दे हेभ नट इम्प्लिमेन्टेड। के लाग्छ, वेदर द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट लेड बाई द बिजेपी इज सिरियस एज फार एज ग्रान्टिङ एसटी स्ट्याटस टु 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटिज? के लाग्छ तपाईँलाई? यो अहिलेसम्म मान्यता नदिनु बडै चाल मान्छ कि केन्द्र सरकार सिरियस छैन। न त सिरियस छ भने त्यो 1 महिना हुने कुरा हो। प्रेसिडेन्टको भोलि बिल आउँदैछ 4 वटा स्टेटको एसटी दिने, तर यो गोर्खाहरूको छैन नि सर। भोलि विन्टर सेसन पनि सुरु हुँदैछ। म त यदि केन्द्र सरकारले चाह्यो भनेदेखि 1 महिनामा दिनु सक्छ। पार्लिमेन्ट भन्दा पनि प्रेसिडेन्टको अर्डिनेन्सद्वारा दिन सक्छ। त्यसका लागि केन्द्र सरकारको अब गोर्खालाई ट्राइबल बनाउने विचार नभएको कारणले गर्दा नि अहिलेसम्म नभएको। किनभने धेरै पल्ट भइसक्यो त
ट्राइबलको माने त टाइम भइरहेको छ, 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा भइरहेको छ, एउटा भइरहेको कुरा हो। तर गोर्खाको मात्रै भएको छैन नि, भोलि पनि 4वटा बिल आउँदैछ। अब त्यो भोलि पनि आउँदैछ। गोरखा लोगों को हित में अभी आप जो बात सवाल उठा रहा है, आप जब मुख्यमंत्री था वो सिक्किम में 25 इयर्स, तो उस टाइम में सिक्किम स्टेट की तरफ से कि आप लोगों की तरफ से कोई चार्टर डिमांड चार्टर सेंटर को? मैं जब मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहला मैं वो चार्टर ऑफ डिमांड लेकर दिल्ली में गया, तो सबसे पहले दिया था मैंने। तभी मैं तो उस टाइम में सिक्किम का बोला, सिक्किम का सभी गोरखाओं नेपाली भाषी, हम तो वहाँ सिक्किम में तो हम तो इंडियन बने हैं, नेपाली बन के हम इंडिया में बने, सिक्किम में नेपाली बन के हम इंडियन बने। तो इंडिया में दूसरे अब जैसे दार्जिलिंग के हैं या तो देहरादून के नेपाली भाषी हैं, वो गोरखा है, लेकिन हम लोग सिक्किम में संवैधानिक तौर में नेपाली, सिक्किम में नेपाली। तो मैंने सबसे पहले ये सब डिमांड रखा था कि सिक्किम के सभी नेपाली भाषी, नेपाली को, सिक्किम में नेपाली को ट्राइबल बनाना चाहिए, भुटिया लिप्चा को जितना भी अधिकार मिला है उसको सुरक्षा देना चाहिए, ये सारी चीज मैंने रखा था। और उसी डिमांड के अंतर्गत 2 जाति समुदाय तामांग और लिम्बू ट्राइबल बन चुके हैं, लेकिन आज तक लिम्बू तामांग का भी सीट नहीं मिला है। सर, राष्ट्रिय स्तरमा जान्ने छ, राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो विभिन्न समस्या छन्, तो यो समस्यालाई एउटा हाम्रो सामूहिक आवाज पुग्नु नसकिरहेको हामी अनुभव गर्छौँ। यसको लागि कुनै एउटा तपाईँ यत्रो वर्ष 25 वर्ष मुख्यमन्त्री हुनुभयो, हामीलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरको हाम्रो सामाजिक संस्था पनि छैन। यसको कमीले त हामीले उचित सम्मान त पाउन नसकेको जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? मलाई लाग्ने कुरा के भनेदेखि हामी सबै मिलेर राजनीति, जात जाति, धर्म, राजनीति माथि उठेर एउटा नेपाली भाषी गोर्खाको या त नेपाली भाषी जनताको एउटा संगठन हुनुपर्ने, या त सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्तम भन्ने मलाई लाग्छ। र यो एउटा कमी छ र एउटा बौद्धिकहरूको एउटा संगठन बन्नुपर्ने, जुन चाहिँ क्षेत्रीय राजनीतिबाट माथि उठेको व्यक्तिहरू त्यसमा हुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै भारतीय गोर्खा परिषद जस्तो संस्था त अलरेडी छन् नि, त्यहाँ काम गर्नु सकेन होइन। मतलब यही हो, भारतीय गोर्खा परिषदले गर्दा पनि हुन्छ, तर यसलाई अलिकति फोर्सफुली गर्नु पर्यो, सबैलाई सामेल गर्नु पर्यो त्यसमा। पहिला त हाम्रै गोर्खा भाषीहरू बिचमा, नेपाली भाषी बिचमा नि संगठित हुनु पर्यो अनि सद्भावना कायम गर्नु पर्यो, तब चाहिँ यो सम्भव। Sir, I have a question. Actually, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अमित शाह जी एक प्रस्ताव लेके आए कि हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज करने के लिए। When you have demanding, actually you have been demanding UPSC में नेपाली भाषा में क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। Actually, do you think? जैसे बंगाल में बंगाली भाषा है, नेपाली लोग नेपाली भाषा बोलते हैं, एक शेड्यूल में अभी मान्यता मिली हुई भाषा है। तो इस तरह केंद्र सरकार का जो कार्यक्रम है अथवा नेशनल प्रोग्राम है, वो लोग का एजेंडा है, नेशनल गवर्नमेंट तो करेगी। और कितना ये सफल होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। आप सपोर्ट करेंगे नेपाली, एक्चुअली हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज जो करने का जो प्रस्ताव, उसको आप समर्थन दें? नहीं, नेशनल लैंग्वेज है ही तो। सर, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है ना सर? नहीं, वो नेशनल लैंग्वेज है और मेरा समर्थन के बिना ये नेशनल लैंग्वेज है। तपाईँले हामीले सिलगढीमा पाएको छौँ, तपाईँ रुलिङ चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो है, सिक्किमले अलिकति डिस्कसन गरौँ न त, किनभने सिक्किम कस्तो छ, आजको दिनको सिक्किम कस्तो छ, अनि बिजेपी सरकारले भारतीय गोर्खालाई न्याय नदिरहेको स्थिति तपाईँले पनि भन्नुभयो। सिक्किमले र सिक्किमको गभर्मेन्ट, एसकेएम गभर्मेन्ट, तपाईँको अपोजिसन पार्टी अनि बिजेपी गभर्मेन्टको रोल के छ सिक्किममा? आज तक सिक्किममा वर्तमान सरकारले और बीजेपी एसकेएम गभर्मेन्टले अहिलेसम्म गोर्खाको बारेमा, सिक्किमे नेपालीको बारेमा, लिम्बू तामाङको बारेमा, भुटिया लिप्चाको बारेमा अहिलेसम्म राजनीतिक मागको बारेमा कुरा उठाएको छैन।
एक शब्द उठाएको छैन र नेसनल लेभलमा गोर्खाको बारेमा त झन् कुरा गर्ने प्रश्नै आएन। त्यस्तो हालत छैन। उनीहरू खालि अहिलेसम्म चाहिँ अब आफ्नै चौकी बचाउने काममा मात्रै उहाँ बिजी हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ। I have a question. In coming spring, हालैमा तपाईँ सिक्किमको गभर्नर गङ्गा प्रसाद मन्त्रीले खण्डले बोलिरहेका छन् सिक्किम दार्जिलिङ मिसाउनुपर्छ, सिक्किम दार्जिलिङ राख्नुपर्छ, सिक्किम दार्जिलिङ एक बनाउनुपर्छ अनि 2023 भित्रमा सिक्किम दार्जिलिङ एक भइहाल्छ भनेर डिस्ट्रिक्ट पनि छुटाइसकेको घोषणा दार्जिलिङबाट भएको छ। र दार्जिलिङबाटै घोषणा भएको छ कि पहिला सिक्किमको मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले दार्जिलिङ सिक्किम काट्ने समर्थन नदिँदाखेरि उसको मुख्यमन्त्रीले उड्यो। अब अहिलेको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ अहिले समर्थन गर्दैछ भनेर दार्जिलिङबाटै भनेको छ, मैले भनेको होइन, दार्जिलिङबाट भन्दैछ। र त्यो कुरा सबले सुनेको, सबलाई थाहा छ, सबकोमा त्यो रेकर्ड छ उहाँले बोलेको। जो चाहिँ दार्जिलिङबाट त्यहाँका नेताहरूले बोल्दैछन्। अब तपाईँ को तपाईँले जान्नुहुन्छ। तर अब हाम्रो कुरा गरौँ भनेदेखि हामीले 1975 सालमा 26 अप्रिल 1975 सालमा सिक्किमलाई भारतमा हामीले गाभ्यौं, मर्ज गर्यौं र हामी सिक्किमेहरू चाहिँ सिक्किमलाई सब मर्ज गर्न चाहदैनौं र सब मर्जको विरोधमा छौं। अनि एसडीएफ पार्टी चाहिँ सिक्किमलाई सब मर्ज गर्ने कुराको विरोधमा छौं हामी चाहिँ। र हामी सिक्किम जस्तो छ त्यत्रै सिक्किमलाई हामी सुरक्षा दिन चाहन्छौं। त्यसैको लागि एसडीएफ पार्टी आज सिक्किम बचाओ अभियानमा सारा सिक्किममा हामी जनतालाई भेट्दैछौँ, जनतामा छौं हामी आज।